राज्य निर्वाचन आयोग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव की घोषणा की आहट के चलते उपचुनाव अब स्थगित कर चुके हैं। पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों के उपचुनाव अब स्थगित हो गए हैं और देखिए ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट भी सामने आ चुका है। पंचायती राज संस्थाओं में 434 रिक्त पदों और शहरी निकायों के 20 रिक्त पदों पर उपचुनाव की घोषणा हुई थी और उसके तहत 11 मार्च तक उपचुनाव कराना तय भी हुआ था, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने इस दौरान इलेक्शन प्लान जारी किया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इलेक्शन प्लान जारी हुआ, जिसके तहत 11 जनवरी 2024 से 11 मार्च 2024 तक चुनावी कार्यक्रम तय किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी में भी चुनाव कार्य से जुड़े कर्मियों की इस कार्य में व्यस्तता की सूचना दी गई है। आज देखिए आयोग द्वारा जल्द ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की जा सकती है लागू और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज भी जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? ऋतुराज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? और चलिए मेरे सहयोगी ऋतुराज से एक बार फिर से जुड़ेंगे, पर उससे पहले आपको तमाम अपडेट दे देते हैं क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 9 फरवरी 2024 को घोषित उपचुनाव अब स्थगित कर दिए गए हैं और वजह बताई जा रही है लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव के वजह से अब उपचुनाव जो है स्थगित हो गया है। और देखिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के उपचुनावों को स्थगित कर दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में 434 रिक्त पदों और शहरी निकायों के 20 रिक्त पदों पर उपचुनाव की घोषणा की गई थी और इसके तहत 11 मार्च तक उपचुनाव कराना तय भी हुआ था, यानी कि अगले महीने उपचुनाव कराना तय हुआ था। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने इस दौरान इलेक्शन प्लान जारी किया और लोकसभा चुनाव 2024 के इलेक्शन प्लानर भी जारी हुआ, जिसके तहत 11 फरवरी 2024 से 14 मार्च 2024 तक चुनावी कार्यक्रम तय हुए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने चुनाव कार्य से जुड़े कार्मिकों को इस कार्य में व्यवस्था की भी सूचना दी है। और वहीं देखिए आयोग द्वारा जल्द ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू की जा सकती है और ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 9 फरवरी 2024 को घोषित उपचुनाव अब स्थगित हो चुके हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज भी जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, क्योंकि देखिए सूचना सामने आ चुकी है, डॉक्यूमेंट ऑफिशियल सामने आ चुका है, उपचुनाव को स्थगित किया गया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जो भारत निर्वाचन आयोग ने पूरा कार्यक्रम जारी किया है, उसके कारण ये उपचुनाव जो है स्थगित किए गए हैं और यह माना गया है उस प्रेस विज्ञप्ति में कि यह उपचुनाव जो भारत निर्वाचन आयोग का लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम कभी भी घोषित हो सकता है और आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। तो इस वजह से ये जो है उपचुनाव सारे जो स्थगित करने पड़े हैं। और तो ये एक बड़ी खबर है कि अब कभी भी जो है, चूंकि मार्च तक पूरी प्रक्रिया चलनी थी उपचुनाव की, तो ऐसे में ये उपचुनाव अब रद्द हो गए हैं। अब नई तारीख इसके बाद घोषित होगा कि लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम किस तरह रहता है, उसके बाद ही घोषित होगा, क्योंकि सारे जो निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी हैं सभी भारत निर्वाचन आयोग के जो ये कार्यक्रम है इसमें लगे हुए हैं और पूरा एक कार्यक्रम जारी कर दिया है भारत निर्वाचन आयोग ने। बिल्कुल ऋतुराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में वित्तीय संकट से जूझती राजस्थान डिस्कॉम और बिजली उपभोक्ताओं को एपीलिएट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एपटेल के एक आदेश से जुड़ी संजीवनी मिली है। एपटेल ने रेलवे की डीएमडी लाइसेंसी के 7 साल पुराने दावे को न सिर्फ खारिज किया है, बल्कि राजस्थान समेत आधा दर्जन से अधिक राज्यों की बिजली कंपनियों को एडिशनल सरचार्ज क्रॉस सब्सिडी की वसूली की छूट भी दे दी है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। साल 2017 से रेलवे ने खुद को डीम्ड लाइसेंसी मानते हुए राजस्थान डिस्कॉम के सभी बिजली कनेक्शन कटवा लिए थे और ओपन एक्सेस के जरिए बाहर से बिजली खरीदकर ट्रैक का संचालन शुरू किया था। इस दौरान रेलवे ने डिस्कॉम को एडिशनल सरचार्ज क्रॉस सब्सिडी की राशि देने से भी इनकार कर दिया। पूरे मामले पर राजस्थान डिस्कॉम ने पहले RERC और फिर एपटेल में पक्ष रखा। जयपुर डिस्कॉम के चीफ इंजीनियर उमेश गुप्ता ने बतौर केस इंचार्ज के तौर पर हर पक्ष को मजबूती से रखा।
इसी का परिणाम है कि हाल ही में आए आदेश में रेलवे को एप्टेल ने डीम्ड लाइसेंसी नहीं माना, क्योंकि ओपन एक्सेस से खरीदी बिजली को रेलवे खुद के उपयोग ले रहा है, जबकि लाइसेंसी वो होता है जो दूसरे को बिजली का बेचान करे। अब वित्तीय संकट से जूझती डिस्कॉम को एप्टेल की संजीवनी मिल गई। एपिलिएट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के ताजा आदेश से 7 साल से बंद एडिशनल सरचार्ज क्रॉस सब्सिडी की रेलवे से वसूली होगी। इस आदेश के बाद अब तीनों डिस्कॉम रेलवे से पुरानी वसूली के लिए सक्रिय हो गए। एडिशनल सरचार्ज में 89 पैसे, क्रॉस सब्सिडी में 1.65 पैसे प्रति यूनिट की वसूली होगी। ये वसूली रेलवे की तरफ 2017 के बाद से खरीदी गई बिजली पर लागू होगी। इसमें प्रकरण ये था कि रेलवेज जो कि ओपन एक्सेस से बिजली लेते हैं, लेकिन क्रॉस सब्सिडी चार्जेस और एडिशनल सरचार्ज का जो राशि थी वो नहीं देना चाह रहे थे, और वो इस ग्राउंड पर नहीं देना चाह रहे थे कि रेलवे डीम्ड लाइसेंसी है। लेकिन उनकी इस बात को एप्टेल ने नकार दिया है, और एप्टेल ने ये माना है कि रेलवे डीम्ड लाइसेंसी नहीं है, क्योंकि वे बिजली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं बल्कि खुद ही अपने लिए यूज़ करते हैं। और 2017 से ये मैटर पेंडिंग चल रहा था। हमारा जो पैसा था वो रुका हुआ था, हम निरंतर मांग किए जा रहे थे, और अब हम रेलवे से जो हमारी रुकी हुई राशि थी, जो लगभग की 700 करोड़ से ज़्यादा की है, वो हम उनसे मांग करके वसूलेंगे। इस मामले में याचिकाकर्ता के रूप में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी, पश्चिम बंगाल राज्य प्रसारण कंपनी, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन, झारखंड ऊर्जा संचारण निगम, रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी, पंजाब राज्य ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को भी राहत मिली है। राजस्थान डिस्कॉम प्रशासन ने एप्टेल के फैसले को बड़ी जीत बताया। वित्तीय हालात को देखते हुए डिस्कॉम ने भी रेलवे से वसूली के डिमांड नोट बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया। अब देखना ये होगा कि राजस्थान डिस्कॉम प्रशासन इस वसूली को कितने समय में कर पाता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित बालिका शिक्षा प्रोत्साहन एवं पाठ्य पुस्तक मंडल स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने बालिकाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि 100% प्रयास करने से निश्चित ही सफलता मिलती है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और विजन से तैयार नई शिक्षा नीति देश के उज्जवल भविष्य निर्माण में सार्थक साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा भी बालिका शिक्षा और उनके कल्याण के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने बेटियों से आह्वान किया है कि वे असंभव शब्द को अपने डिक्शनरी से हटाकर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े और राजस्थान का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि पहले की तरह अब लोगों को जूझना नहीं पड़ता। आधुनिक तकनीक के युग में कंप्यूटर, मोबाइल और गूगल इंटरनेट ने जीवन को आसान बना दिया है। दिया कुमारी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या योजना व बालिका समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जैसी कई योजनाएं चल रही हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर रहे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने श्री राम उद्यान के विकास कार्यों का शुभारंभ भी किया और इस मौके पर मंत्री शेखावत ने कहा कि इस पार्क का नाम श्री राम पार्क करने के निर्णय का वे स्वागत करते हैं। पार्क में प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित विभिन्न प्रसंगों का चित्रण किया जाएगा, जिससे आमजन को प्रभु श्री राम के विराट चरित्र के बारे में जानकारी मिलेगी। कार्यक्रम में सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, नगर निगम दक्षिण की महापौर विनीता सेठ, नगर निगम दक्षिण उप महापौर किशन सहित कई लोग मौजूद रहे। विरासत का सम्मान करते हुए देश को विकसित करने का संकल्प लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यात्रा देश में प्रारंभ हुई है, उसी के अनुक्रम में जो भगवान श्री राम का मंदिर अभी अयोध्या में बना, पिछले 500 साल से हम सब इंतज़ार कर रहे थे। भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने तक के सारे चरित्र से समाज के सभी लोग इस अमृत काल में प्रेरणा ले सकें, इस उद्देश्य से भगवान श्री राम के चरित्र के विभिन्न पक्षों का चित्रण शहर के ऐसे ख्यातिनाम आर्टिस्ट के द्वारा शहर के सार्वजनिक स्थलों पर किया जा रहा है। यह अभूतपूर्व पहल है।
राजसमंद के नाथद्वारा में 35वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान का समापन और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम को कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा एक गंभीर विषय है, इसके लिए व्यापक स्तर पर काम हो रहा है जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। आमजन को जागरूक करना जरूरी है। डीटीओ कल्पना शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। सार्वजनिक परिवहन न सिर्फ सड़क दुर्घटना को कम करते हैं बल्कि प्रदूषण, पार्किंग जैसी कई समस्याओं का समाधान और देश की आर्थिक स्थिति में भी सहयोग करते हैं। कार्यक्रम में पत्रकार अरविंद मुखिया की पुस्तक जान है तो जहां है का विमोचन भी किया गया और नगर में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मेरा ये मानना है कि ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आज हम जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कहीं ना कहीं हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम यातायात के जो नियम हैं उनका पालन करें और साथ ही साथ में हमारे जो परिवार के जन हैं, जो हमारे मित्र हैं, उनसे भी आग्रह करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका साइड इफेक्ट अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसका दुष्परिणाम न सिर्फ हमें भुगतना पड़ता है बल्कि सामने वाले को भी भुगतना पड़ता है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय की ईसी मीटिंग हॉल में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। महापौर डॉक्टर सोम्या की अध्यक्षता में निगम आयुक्त रुक्मणी रियाट ने विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सभी मुख्यालय और जोन उपायुक्त के और एक्सीएन भी मौजूद रहे। निगम ग्रेटर में कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान महापौर ने वार्ड नंबर 62 में ई लाइब्रेरी कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले ई लाइब्रेरी का कार्य तीव्र गति से पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेटर निगम में कई शमशान घाट का उद्घाटन हो चुका है, तो उद्घाटन पट्टियां क्यों नहीं लगवाई जा रही। वहीं निगम आयुक्त रुक्मणी रियाट ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नालों की सफाई का कार्य समय पर किया जाए। उन्होंने कहा कि एलबीएस कॉलेज के पास 3 से 4 बीघा जमीन से अवैध कब्जा हटाकर वहां ऑडिटोरियम बनाया जाना प्रस्तावित है। इस बार नाला सफाई का टेंडर जो है वो फरवरी माह में ही हो गया है और इसके साथ ही आप देखेंगे कि मार्च फर्स्ट वीक से नाला सफाई के काम शुरू हो जाएंगे। तो आप बारिश के 1 महीना या 2 महीना पहले हमने काम शुरू कर दिया तो अच्छे से नाला सफाई हो जाएंगे। और साथ ही हमने एक इसकी फोटोग्राफी बिफोर और आफ्टर की फोटोग्राफी करके आम जन को भी हमारे नगर निगम की वेबसाइट, हमारे नगर निगम के जो भी सोशल मीडिया है उस पर भी हम लोग अपलोड करेंगे ताकि जनता को पता चले कि यहाँ ये वाला नाले की पहले स्थिति ये थी, इसके बाद में सुधार करके ये स्थिति लेकर आए हैं। उसमें अगर जनता के द्वारा कोई भी कमेंट अगर दिया जाता है कि अगर अच्छे से नहीं हुआ है या उसमें कोई और गुंजाइश रह गई है तो उसको भी हम पूरा करेंगे। चूरू के सालासर बालाजी धाम में बसंत पंचमी के मौके पर 116 जोड़ों ने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। सृजन सेवा ट्रस्ट कोलकाता के द्वारा आयोजित सर्व समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में संतों के सानिध्य में शादी समारोह संपन्न हुआ, जहां श्री बालाजी गौशाला संस्थान से श्री बालाजी मंदिर होते हुए बारात विवाह स्थल पहुंची। जगह जगह शाही बारात का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत भी किया। बारात में हाथी, घोड़े, बग्गी, बैंड डीजे के साथ में भगवान राम की संजीव झांकी हनुमान जी महाराज के आकर्षण का केंद्र रहे। आयोजक श्याम अग्रवाल के द्वारा वर वधू को दहेज के रूप में 2 लाख के उपहार व सोने चांदी के आभूषण भी दिए गए। इस दौरान केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया व नए जोड़े को मोबाइल से दूर रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मोबाइल के कारण परिवार में दरार पड़ती है और दहेज के मुकदमों में बढ़ोतरी होती है। कार्यक्रम में सालासर बालाजी मंदिर पुजारी परिवार के सदस्यों ने भी आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में 5 राज्यों से आए 116 दूल्हा दुल्हनों को संतों ने भी आशीर्वाद प्रदान किया। कि ये सर्व समाज का कार्यक्रम है तो ये एक क्या 2-4 पड़ाव ये आगे है। सामाजिक कुरीतियां मिटाने का भी काम है और सर्व जाति का ये सामूहिक विवाह है। इसका मतलब ये श्याम जी बढ़ गए देश को श्रेष्ठ बनाने में। जयपुर के स्वास्थ्य भवन में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की 94वीं बोर्ड बैठक आयोजित हुई और बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ। इसे शुभ्रा सिंह ने निविदाओं और RMSCL के CSR कोष के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न उपकरणों, दवाइयों और सर्जिकल सूचर्स की बिड का अनुमोदन किया गया और साथ ही आंतरिक अंकेशक की नियुक्ति और वैधानिक अंकेशक के
परिश्रमिक के संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक में मिशन निदेशक NHM डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, प्रबंध निदेशक RMSCL नेहा गिरी सहित कई निदेशक मौजूद रहे। जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान के सभागार में परिवहन विभाग की ओर से महीने भर की गई सड़क सुरक्षा गतिविधियों का समापन समारोह आयोजित किया गया और समारोह में परिवहन मंत्री और डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में संबोधन में डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ते ग्राफ को नीचे लाने के लिए सुरक्षा के कठोर प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने आह्वान किया कि सड़क पर निकले तो वाहन चालक हेलमेट पहने। हेलमेट हाथ में नहीं सिर पर पहनने से ही दुर्घटना के दौरान बचा जा सकेगा। वहीं सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संगठनों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर पद्मश्री डॉक्टर माया टंडन ने SMS मेडिकल कॉलेज से रिटायरमेंट के बाद सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके कार्यों की जानकारी दी। वहीं कई शिक्षण संस्थाओं और चिकित्सा संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। मैं सड़क सुरक्षा में जिन युवाओं ने, जिन अधिकारियों ने, जिन समाज के लोगों ने जो काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं युवाओं से ख़ास तौर पर निवेदन करना चाहूँगा कि इस सड़क सुरक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा हम यातायात नियमों का पालन करके और हमें जितने भी हमारे युवाओं की जो मृत्यु हो रही है उस मृत्यु दर में कमी लाए, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे युवाओं को, हमारे समाज के लोगों को, हमारे को सड़क सुरक्षा में बचाना बहुत जरूरी है। प्रदेश के स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य करने के खिलाफ दायर याचिकाओं को हाईकोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने आदेश राजस्थान मुस्लिम फोरम की याचिका पर दिया और इसके अलावा अदालत ने काशिफ शुबेरी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई 20 फरवरी तक टाल दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता की पंजीकृत संस्था नहीं है। इस पर अदालत ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया कि शिक्षा विभाग ने गत दिनों एक आदेश जारी कर प्रदेश के स्कूलों में सूर्य नमस्कार करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी शुरुआत 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी से की जा रही है। संविधान के तहत हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसे में राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह हर छात्र को सूर्य नमस्कार करने के लिए बाध्य करे। याचिका में यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार सूर्य नमस्कार को वैकल्पिक तो कर सकती है, लेकिन उसे अधिकार नहीं है कि वह धर्म विशेष के विद्यार्थियों पर गैर इस्लामिक गतिविधि में शामिल होने की बाध्यता करे। इसलिए शिक्षा विभाग के इस आदेश को रद्द कर दिया जाए। याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की गई थी कि सूर्य नमस्कार जो है वो सूर्य की वंदना करने के से संदर्भित होने के कारण इस्लाम धर्म के जो सिद्धांत है उनके विरुद्ध है और इसलिए किसी भी इस्लाम धर्म के मानने वाले को सूर्य नमस्कार के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। न्यायालय द्वारा याचिका इस आधार पर खारिज की गई है कि फोरम कोई पंजीकृत संस्था नहीं है और पंजीकृत संस्था नहीं होने के कारण उन्हें याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है। प्रदेश के सभी स्कूलों में 15 फरवरी से सूर्य नमस्कार करवाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां हाईकोर्ट ने सूर्य नमस्कार के अनिवार्यता को लेकर लगाई गई एक याचिका को खारिज कर दिया है, वहीं दूसरी ओर तमाम मुस्लिम संगठनों ने एक सुर में सूर्य नमस्कार का विरोध कर छात्रों से सूर्य नमस्कार नहीं करने की अपील की है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कभी ड्रेस कोड तो कभी सूर्य नमस्कार तो कभी योग को लेकर आए दिन विवाद होते नजर आ रहे हैं। 15 फरवरी को अनिवार्य रूप से सूर्य नमस्कार करवाए जाने की शिक्षा मंत्री की ओर से की गई घोषणा के बाद पूरे प्रदेश में मुस्लिम संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया है। नतीजा ये रहा कि मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। AIMIM के प्रदेश महासचिव काशिफ जुबेरी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई तो राजस्थान मुस्लिम फोरम की ओर से भी याचिका दायर की गई है और दोनों याचिकाओं पर जब सुनवाई हुई तो राजस्थान मुस्लिम फोरम की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और AIMIM की ओर से लगाई गई याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 फरवरी मुकर्रर कर दी गई है।
हमारी याचिका लगी हुई थी और उसके अंदर कोर्ट ने सबसे पहले तो ये बात समझने की कि यहाँ पर कोर्ट ने मेरिट पे बात नहीं की, कोर्ट ने यहाँ पे बात करी प्रोसीजर की। कोर्ट ने हम लोगों से ये कहा, एक याचिका जो कि राजस्थान मुस्लिम फोरम की थी और एक MIM की तरफ से मैंने फाइल की थी, उसके अंदर कोर्ट ने ये कहा कि आपकी जो याचिका है वो मेंटेनेबल नहीं है। राजस्थान मुस्लिम फोरम की ये बात कही गई, वहीं MIM को 20 तारीख का वक्त दिया गया है। हम अपना जवाब फाइल करेंगे, हम उसके अंदर आगे जो प्रोसीजर है वो अपनाएंगे। आज हमारी PC करके ये अपील है कि 2015 के अंदर राजस्थान के डिविजनल बेंच ने एक फैसला दिया था जिसके अंदर ऑप्शनल करके इस फैसले को माना गया था। हमने ये मुस्लिम समुदाय के लोगों से यही अपील करी है कि उस फैसले को अभी तक किसी भी न्यायालय ने ओवररूल नहीं किया है और ना ही उस फैसले के खिलाफ अपील की गई है, तो वो फैसला अभी भी राजस्थान में लागू है। तो उस फैसले की लाइट के अंदर मुस्लिम अभिभावक अपना फैसला लें और बच्चों को सूर्य नमस्कार आयोजन के अंदर भाग लेने ना दें। मुस्लिम समाज की तमाम तंजीमों की तरफ से ये एक अपील की गई है कि अभिभावक अपने बच्चों से कहें कि जो लोग कल स्कूल जा रहे हैं वो सूर्य नमस्कार की किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं हों, क्योंकि ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि कल सूर्य सप्तमी पे सूर्य नमस्कार सूर्य को भगवान मानते हुए उसकी उपासना है। तो एक ईश्वरवाद में विश्वास रखने वाले इस्लाम के लोग सिवाय अल्लाह के किसी और की इबादत नहीं करते। तो हमारा अभिभावकों से कहना है कि वो अपने बच्चों से कहें कि वो सूर्य नमस्कार की किसी भी प्रक्रिया में शरीक नहीं हो। आज कोर्ट में सूर्य नमस्कार पर सुनवाई होनी थी, माननीय न्यायालय ने उसको 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। लिहाजा कल सरकार के आदेशानुसार सूर्य सप्तमी को सूर्य नमस्कार कराया जाएगा। हमारी मुस्लिम छात्रों और मुस्लिम टीचर्स से ये आह्वान है कि ये चूँकि सूर्य उपासना शिर्क है और शिर्क इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। इस सूर्य इंसान की खिदमत के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। हम क्रिएटर की पूजा करते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं, क्रिएशन की नहीं। लिहाजा कुरान में अल्लाह ने साफ कहा है, ला तस्जुदू लिश्शम्स वला लिलकमर वस्जुदू लिल्लाह। सूर्य और चंद्रमा की पूजा ना करो, मेरी पूजा करो। छोटी काशी में बसंत पंचमी का त्योहार बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया। बसंत पंचमी के दिन जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव मंदिर में पाटोत्सव मनाया गया। आज से लेकर होली तक ठाकुर जी का हर दिन प्राकृतिक रंगों और अरारोट से तैयार गुलाब अर्पित की जाएगी। वहीं आज भगवान का मंत्रोच्चार के साथ में अभिषेक किया गया और साथ ही मंदिर में मां सरस्वती और प्राचीन ग्रंथों का भी पूजन किया गया। का पर्व आज है और आज से कहते हैं कि बसंत ऋतु का जो आगमन है वो हो जाएगा। जयपुर की मैं बात करूं, छोटी काशी की मैं बात करूं तो हर जगह ही बसंत पंचमी के पर्व की धूम नजर आ रही है। जयपुर के हर एक छोटे बड़े मंदिर में आज जो है जश्न है, आज पूजा पाठ का माहौल है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में। मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ की तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इस पर्व को जो है मनाया जा रहा है। और गोविंद देव जी की मैं अगर बात करूँ तो हर पर्व बहुत अच्छे से बनता है, लेकिन आज की मैं बात करूं तो आज से पाटोत्सव की शुरुआत जो है वो गोविंद देव जी में की गई है। पाटोत्सव की शुरुआत का मतलब है कि आज सुबह से ही 5 पहर की जो आरती है उसमें अलग अलग खूबसूरत झांकियां जो है वो प्रभु की वो दिखाई जाएंगी। उसके अलावा अभी की मैं बात करूं तो राजभोग की झांकी जो है वो प्रभु की यहाँ पर तैयार की गई है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कितनी मनमोहक, कितनी खूबसूरत ये झांकी अपने आप में है। और आज से प्रभु को गुलाल अर्पित किए जाएंगे, मतलब आज से लेकर और होली तक प्रभु को रोज गुलाल अर्पित किए जाएंगे। इनकी जो झांकी है वो रोज भिन्न भिन्न प्रकार से खूबसूरत तरीके से तैयार होगी। अभी प्रभु को 5 तरह के प्राकृतिक गुलाल, जिसमें कि अरारोट मिला हुआ है, प्राकृतिक रंग के साथ में अरारोट मिलाकर प्रभु को ये जो गुलाल है वो अर्पित किए गए हैं। और इसके बाद में आज से लेकर होली वाले दिन तक प्रभु को रोज ये गुलाल जो है अर्पित किए जाएंगे। अलग अलग तरीके के नृत्य आयोजन यहाँ पर होंगे। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तस्वीर इसलिए भी क्योंकि हर कोई यहाँ पर प्रभु की भक्ति में लीन होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर लोग मौजूद है, अगर इनसे बातचीत करना चाहे तो जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। श्री राधा। आज बसंत पंचमी, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया बसंत पंचमी में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रभु का कोई इतना पीछे नृत्य हो रहा है, क्या कहेंगे? आज बसंत पंचमी में प्रभु के दरबार को छोड़ने के लिए मन ही नहीं कर रहा है कि यहाँ प्रभु के पास ही बस जाए। हम तो प्रभु की हमारी कृपा होनी चाहिए, हम प्रभु के पास ही रहे, हमारी यही विनती है। महिलाएं कुछ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं, कोई भजन गाकर सुनाइए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखिए स्वर्ग मिल जाता है जब वो
गोविंद देव जी अपने आराध्य देव के यहाँ पर आते हैं और जो ये माहौल है ये ऐसा ही रहेगा होली तक। होली के बाद तक जो ये माहौल है वो इसी तरीके से आपको नजर आएगा। यहाँ पर भगवान के साथ में होली खेली जाएगी, चाहे वो फूलों की होली हो या गुलाल की होली हो, वो सभी यहाँ पर नजर आएगी। जो श्रद्धालुओं में उत्साह है वो ऐसा नहीं है कि अभी से है, सुबह मंगला आरती 4 बजे से यहाँ पर यही माहौल नजर आता है, यही चंग ठप ताल के साथ में प्रभु के सामने नृत्य करते हुए नजर आता है श्रद्धालु। और जो ये माहौल है फागुन मास का, यहाँ पर बसंत पंचमी से आज से जो बसंत ऋतु की शुरुआत हुई है वो सारी खुशहाली जो है, सारी जो चीज़ें हैं वो हर कोई यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं में मांगने आया है। हर कोई चाहता है कि जो ये त्यौहार है वो इसी तरीके से आगे भी बनता रहे और जो यहाँ के लोग हैं वो खुशहाल रहे। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ मैं तृप्ति गौतम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। वैलेंटाइन डे के मौके पर युवा अपने प्यार का इजहार करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कोई फूल देकर, कोई चॉकलेट देकर या मनपसंद गिफ्ट देकर प्यार का इजहार करता है। लेकिन जोधपुर में माता पिता, भाई बहन और पति पत्नी वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट देकर एक दूसरे को स्पेशल फील करवा रहे हैं। वैलेंटाइन डे के मौके पर लोगों की राय जानी हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने। I love you, I love you, I love you so much। और ये जो आप दिल देख रहे हैं आपके फेसबुक पर भी है, आपके व्हाट्सएप पर भी है, और जो ईमेल ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके ईमेल पर भी हो सकता है दिल का टुकड़ा नहीं आया हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल ज़रूर आया होगा। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, आज वैलेंटाइन डे है, आज प्यार के इजहार का दिन है, अपने प्यार के बारे में अगले साथी को बताने का दिन है। लेकिन समय के साथ में जिस तरीके से कुछ लोगों ने इसे सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका के बीच में डाल दिया है, वहाँ थोड़ा से सवाल उठ जाते हैं। मगर आज के दिन माता पिता को भी फूल दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं। जन्मदिन और शादी की सालगिरह की तरह अलग अलग दिन आते हैं, लेकिन इस दिन परिवार के लोगों को आपस में चॉकलेट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, फूल हैं, बाजार सजे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्यार के इजहार करने के इस दिन चाहे फूलों की बात करें, चाहे गुलदस्तों की बात करें और चाहे गिफ्ट की बात करें, हर कोई खुश होता है। अब जिसको आप प्रेम करते हैं उसको इजहार करते हैं, और कितने खूबसूरती से जिस तरीके से इनको तैयार किया जाता है, और जो बनाने वाले को भी कितनी खुशी होती है, और जब जिसको दिया जाता है उसको तो निश्चित रूप से खुशी होना स्वाभाविक है। लेकिन इसको समझ बात कर लेते हैं, जो फूल से खुशी को बना रहे, कैसा लगता है कि जब आप किसी को देते हैं वो अगला किसी को देकर खुशी मिलती है? तो अच्छा लगता है, जैसे कोई लेता है तो उसको भी अच्छा लगता है। और अगर वैलेंटाइन डे की बात करें तो किस तरह से, क्या वाकई क्रेज है युवाओं में, क्या फ्लावर्स पे ज़्यादा है या गिफ्ट पे ज़्यादा जोर है? फ्लावर में ज़्यादातर है, गिफ्ट में भी ज़्यादातर लोग लेता है आदमी। तो आप देख सकते हैं कि ये गुलाब के फूलों के माध्यम से, कहते हैं इसमें कांटे होते हैं, और वैसे भी अगर प्यार की जब अगर बात करते हैं तो कई तकलीफें भी आती हैं। लेकिन एक और व्यक्ति, कैसे देखते हो वैलेंटाइन डे को आप? वैलेंटाइन डे अब सबका एक तरह से वो फेस्टिवल हो गया है, मतलब बड़े बच्चे को देते हैं, बच्चे बूढ़े को देते हैं, नए कपल्स देते हैं, और लव वाले तो पहले भी देते थे, अभी भी देते हैं। क्रेज़ अच्छा है, पहले से बहुत बेटर क्रेज़ हो गया है। आपको लगता है लोगों को इंतज़ार रहता है, खासतौर पे जो कपल शादी होने वाली है या हो गई है, या जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उनको काफ़ी इंतज़ार रहता है इस दिन का? हाँ, इस दिन का बहुत इंतज़ार रहता है उनको एक तरह से एक वो फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, एक तरह से 14 फ़रवरी को। लेकिन जो 20 रुपए का फूल है, आप क्या समझते हैं 20 रुपए के फूल में पूरी जिंदगी का प्यार जो उड़ेला जा सकता है? क्योंकि 250 रुपए का जब लिली आ गया है तो आपको लगता है कि गुलाब पर लिली भारी पड़ता है? गुलाब पे अभी भी लिली भारी है, क्योंकि जो इमोशंस एक रोज़ के साथ आता है वो लिली के साथ नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी जो है वो बात कही है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सो भवानी सिंह तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप गुलाब जो है तो लिली के साथ, ये लिली जो है 250 रुपए का है, प्यार का इजहार इसमें भी होता है, लेकिन उसमें वो बात कहाँ जो 20 रुपए के कांटों के बीच में रहने वाले गुलाब के साथ होती है। और समझा जा सकता है कि प्यार भावनाओं का है, प्यार को पैसे से आंका या तोला नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें वैलेंटाइन डे की, इस त्योहार को जो स्वरूप लिए जाने के बाद में वैलेंटाइन डे की जो खुशियाँ हैं वो माता पिता, भाई बहन के साथ, दोस्त के साथ, पत्नी के साथ, कपल के साथ भी बांटी जा रही है। और जिस तरीके से पूरे जोधपुर में बात करें, सैकड़ों दुकानें जहां पर फूलों से, गिफ्टों से लबरेज है। अब देखिए कि लाल रंग जो होता है प्यार का प्रतीक होता है, मान लिख दिया गया है। भावनाओं को समझने की बात है, और इन भावनाओं के आधार पर अगर बात करें तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान और दुनिया प्यार के मोहपेश में है। और हो भी क्यों न, जिस तरीके से आज के दिन खुशियाँ बांटी जा रही है। लेकिन
जो कुछ लोगों ने इस दिन को सिर्फ प्रेमिका और प्रेमी का दिन बता दिया है, वहाँ थोड़ी सी दर्द होता है, शिकायत होती है, क्योंकि उसके बाद में कई तरह की मानसिकता भी डेवलप हो जाती है। आज देखना है कि पूरे जोधपुर में किस तरीके से प्रेमी प्रेमिका को इजहार करते हैं, माता पिता को गिफ्ट देते हैं, और शाम होते होते सुबह सुबह जो खिलखिलाए हुए जो गुलदस्ते होंगे, फूल होंगे, शाम तक मुरझा जाएंगे, मगर प्यार कभी नहीं मुरझाए, यही हमारा कहना है। सुमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त हो गया एक बहुत छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वागड़ के दौरे पर रही, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासियों के तीर्थ कहे जाने वाले बेणेश्वर धाम में हरि मंदिर में दर्शन किए और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की गई। इस दौरान मंदिर के पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज ने राष्ट्रपति को मंदिर के दर्शन कराने के साथ ही मंदिर के इतिहास को लेकर भी जानकारी दी। इस दौरान मंदिर के पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से की खास बातचीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बागड़ पहुंची और बागड़ में उन्होंने जिस प्रकार से बेणेश्वर धाम जाकर के दर्शन किए हैं, श्री हरिदर्शन में दर्शन किए हैं। हमारे साथ हैं अच्युतानंद जी महाराज, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को दर्शन कराए हैं, साथ रहे थे। जानने की कोशिश करेंगे महाराज, जिस तरह से राष्ट्रपति यहाँ पहुँची और दर्शन किए, कि आप उनके साथ थे, किस तरह का उनका दर्शन करने का क्रम चला? यहाँ सबसे पहले हमने महामहिम का स्वागत किया और फिर भगवान हरि मंदिर में पूजा अर्चना करी। उन्होंने आरती करी भगवान की, उनको मंदिर की ओर से उपरना और प्रसाद भेंट किया गया, और उन्होंने भी भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन लिफाफा चढ़ाया। और महावजी महाराज, बेणेश्वर धाम, त्रिवेणी संगम और आदिवासियों का एक बहुत बड़ा आस्था स्थल मुक्ति धाम, ये सब बातें जब उनको बताई तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता व्यक्त करी। और हमने पिछले साल मंदिर की प्रतिष्ठा करी, स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा, तो उस समय हमने निमंत्रण किया था 20 अगस्त 2022 को। तो उन्होंने ये भाव व्यक्त किया कि देखो, जगतपति ने राष्ट्रपति को बुला ही लिया, और आज मुझे ये लखपति दीदी योजना के माध्यम से इस पुण्य धरा का दर्शन का दिव्य लाभ मिला। वो बहुत प्रसन्न हो रही थी, और यही भगवान से उन्होंने कामना करी कि सब नारी शक्ति जागृत हो। कितनी ललक थी और कितना नॉलेज था उनको इस क्षेत्र को लेकर के, जब आपने उनको बताया यहाँ का इतिहास और सारी चीज़ें, कितनी उनको जानकारी थी पहले से और कितना उन्होंने समझने की कोशिश की? वो बहुत उत्सुक थी। मावजी महाराज की जो भविष्यवाणियाँ हैं, उस चौपड़े का भी उन्होंने दर्शन किया, एक पन्ना भी खोल करके रखा, और जो भविष्यवाणियाँ करी, एक दो भविष्यवाणी मैंने उनको बताई कि जैसे सरकार की योजना चल रही है नल जल योजना, तो हमने कहा ये चौपड़े में लिखा हुआ था पहले से कि बेतब में भभूका फूटेगा, मतलब दीवालों से पानी आएगा। तो अब सरकार कर रही है घर घर नल जल योजना। ये तो मावजी महाराज का जो स्थान है, निश्चित तौर पर इतनी भविष्यवाणियाँ, तपोभूमि जिस तरह से अपन देखते हैं, लेकिन जब एक राजा एक जगह पर जाता है तो वहाँ का विकास संभव होता है। राष्ट्रपति पहली बार यहाँ पधारी हैं राष्ट्रपति बनने के बाद, स्वाभाविक है कुछ न कुछ मन्नत रही होगी, कुछ विचार रहे होंगे। क्या लगता है अब यहाँ का विकास और तेज़ी से बढ़ेगा? बिल्कुल, वो महामहिम है, राष्ट्रपति है हमारी, और उनकी क्या मन्नत होगी, मेरा देश खुशहाल हो, मेरे देश से गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी ये सब दूर हो, और लोग भौतिक रूप से तो समृद्ध हो ही हों, आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हों, यही उनकी मन्नत रही होगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो ये थे अच्युतानंद महाराज। निश्चित तौर पर इन्होंने राष्ट्रपति को दर्शन कराए। कहा जा सकता है कि जहाँ जब पहुँची हैं तो उनका स्वागत भी किया गया और उन्होंने मंदिर में दक्षिणा अर्पित की है, और उम्मीद की जाती है कि जब राष्ट्रपति यहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की होगी। कैमरा पर्सन राकेश शर्मा के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बेड़ेसा धाम, डूंगरपुर। अलवर के भिवाड़ी फेज 3 थाना क्षेत्र में रह रहे युवक ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसकी बेटी के साथ में अन्याय हुआ है और उसे न्याय चाहिए, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और कह दिया कि पहले बेटी का इलाज कराए फिर थाने पर शिकायत दर्ज कराने आए। बीते दिन जब बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे अलवर रेफर कर दिया गया। अलवर अस्पताल में पीड़िता का इलाज डॉक्टर नरेंद्र कर रहे हैं, और इस दौरान मामले की खबर फर्स्ट इंडिया के द्वारा चलाने के बाद एसपी ने मामले में संज्ञान लेते हुए भिवाड़ी पुलिस को निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू कर दी।
कहने का मतलब है कि मैं लड़की को ले गया, तो लड़की को ले गया तो पहले हालात तो देखिए मेरे कि क्या है। वो तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो मेरा कोई अथी नहीं है। ये प्रदेश में हर कोई आ जाता है। कहने का मतलब है तो इस चीज़ को तो आपको देखना चाहिए। प्रशासन ने बोले कि पहले जाकर के लड़की को देखो, तो फिर मैंने बोला, वो बोले कि ठीक है। हमने चले गए, आ गए तो फिर दोबारा गए, तो क्या मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो मेरी मदद नहीं चाहिए हैं? अरे मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो भाई, तो मैं कब विदेश के रहने वाला हूँ, है तो इंडिया का। ये लड़की ना मधु की सहेली थी, जो मधु ने इससे लड़ाई हो गया था, तो मधु ने इसको धमकाई कि तुम्हारा ऐसा होगा ना कि तुम ही दे जानेगी, जो वीडियो वायरल हो जाएगा, तुम्हारा सारा कोई देखेगा। जो लड़की ने धमकाए, ये आया मेरा लड़की, तो ये बोली कि मम्मी देखना मेरा वीडियो वायरल हो गया। उनकी किस चीज की, तो सारा के मोबाइल पर अपना अथी करने लगा कि दिखाना मोबाइल, वीडियो वायरल होगी, वीडियो जो हमें कोई इज्जत नहीं रहेगा तो हम बच के क्या करेंगे। हम बोले ऐसे कुछ ना हो या वीडियो वायरल, क्या चीज वीडियो वायरल किसको कहता है। देखो जो बच्ची है उसका जो प्रेम प्रसंग है, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट इतना जरूर है कि जिस तरह से बच्ची की हिस्ट्री ली गई है और बच्ची से जैसे बात की है, उससे यही लगता है कि बच्ची एक सदमे में है। जो एक फेयरफुलनेस जो कंडीशन होती है, उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी। कोई इसने अपनी सहेली का नाम बताया, जिस बच्ची ने उसको धमकाया है, क्या कारण हो सकता है उसके पीछे, तो वो तो अलग स्टोरी है। जयपुर के गांधीनगर थाना पुलिस ने व्यापारी से मारपीट कर 3,70,000 रुपए लूटने के मामले में एक महिला सहित 3 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3,47,000 रुपए बरामद भी कर लिए हैं। मामले में डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी बबलू सिंह करौली निवासी है, सूरज गुर्जर अलवर निवासी है और रवीना मीणा दौसा निवासी है। किशनपोल निवासी पीड़ित राममोहन खुटेटा ने थाने में लूट का मामला दर्ज करवाया था। पीड़ित ने 3,70,000 रुपए थैले में रखकर एक्टिवा में डिग्गी में रख दिए थे और फिर मानसरोवर में बहन राधा देवी के पास जा रहा था। तभी गणेश मंदिर में दर्शन कर लघु शंका करने चला गया और तभी कार सवार महिला सहित 2 लोग आए और पीड़ित से लड़ाई झगड़ा कर एक्टिवा से रुपयों से भरी थैली निकालकर फरार हो गए। पीड़िता ने कार का नंबर नोट कर लिया है और उसके बाद में पुलिस को दे दिया। पुलिस ने कार की लोकेशन ट्रेस कराई तो लोकेशन आगरा रोड पर मिली। पुलिस को बेनाड मौके पर के पास में फार्म हाउस पर कार खड़ी मिली और पुलिस ने कार से रुपये भी बरामद किए। पाली के रायपुर में ट्रेलर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। एक का शव ट्रेलर के टायरों के बीच फंस गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल चेन्नरा माली ने क्रेन की मदद से ट्रेलर को हटाकर शव को टायर से बाहर निकलवाया और राजकीय चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार दोनों युवक झाला की चौकी चौराहे पर स्थित कट से होकर गुजर रहे थे और तभी ब्यावर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को चपेट में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के प्रेम नगर थर्ड इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्याकांड के बाद पति मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ ही दूरी पर भामाशाह मंडी के पास रेलवे ट्रैक पर शत विक्षत हालत में एक शख्स का शव मिला। मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। पुलिस संभावना जता रही है कि पत्नी की हत्या के बाद हत्यारे पति कैलाश मोगिया ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के मुताबिक दोनों पति पत्नी मध्य प्रदेश के मऊ से अपने बच्चों के साथ 29 जनवरी को ही प्रेमनगर थर्ड इलाके में किराए के मकान में रहने के लिए आए थे। बीती रात दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक पति अपनी पत्नी पर शक करता था। सुबह दोनों बच्चे घर में सो रहे थे। दौरान पति ने अपनी पत्नी रिंकू की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस रेलवे ट्रैक पर मिले शव की शिनाख्ती के प्रयास कर रही है। सुबह एक महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी प्रेमनगर थर्ड में। उस पर मौके पर पहुंचे थे। पहुंचकर देखा तो प्रथम दृष्टया उसके पति द्वारा हत्या करके वहां से चले जाना पाया गया है। महिला की डेड बॉडी को यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए हैं। बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मृतका की रिपोर्ट, भाई की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। ये तथ्य भी सामने आए कि एक सुबह अनंतपुरा पुलिया के नीचे एक डेड बॉडी पाई गई है जो ट्रेन से रन ओवर हुआ है। संभवतः ये वही व्यक्ति है।
कोटा में 4 दिन से लापता कोचिंग छात्र का अभी तक पता नहीं चल पाया है। छात्र की अंतिम लोकेशन कोटा शहर से दूर गराड़िया महादेव मंदिर के पास मिलने के बाद चंबल नदी में लगातार छात्र की तलाश की जा रही है। घने जंगल के बीच चंबल नदी के किनारे छात्र का बैग, चप्पल, मोबाइल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस, एसडीआरएफ की टीम और नगर निगम के गोताखोर लगातार चंबल नदी की गहराई में छात्र की तलाश कर रहे हैं। टोंक के बिजोलिया में अवैध बजरी के ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलने पर हुई विवाहिता की मौत के मामले में परिजनों की मांगों पर सहमति बन गई है। मृतका के परिजनों और ग्रामीणों की 3 मांगों पर सहमति बनने के बाद मामला शांत हो गया है। ग्रामीणों ने मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए मुआवजा राशि और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उनियारा एसडीएम त्रिलोक चंद मीणा को पत्र सौंपा था। वहीं उनियारा एसआई रतनलाल मीणा, कांस्टेबल मनीष और रत्तीराम को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार विवाहिता मीन की मौत हो गई थी। बाजोलिया नहर है, उसके पास में एक एक्सीडेंट में एक महिला जो है मोना जांगिड़, उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना की सूचना के बाद पुलिस वहां पे पहुंच के और जो शव था उसको सीएचसी में रखवाया गया था। इस एक्सीडेंट को लेके आज प्रातः जो है गांव के, बाजोलिया गांव के और अन्य जो लोग हैं वो यहाँ थाने पे आए थे और उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी। उसमें एक तो आर्थिक सहायता को लेके डिमांड थी, दूसरी डिमांड सरकारी नौकरी या जो आश्रित हैं उनको नौकरी को लेकर थी। तो लोग संतुष्ट होकर यहाँ से चले गए हैं और आगे जो मृतका है उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा के और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उनकी प्रशासन से 3 मांग है, राज्य सरकार से उन्होंने 3 मांग रखी है। तो मृतक को आर्थिक सहायता, 50 लाख रुपए की, एक सरकारी नौकरी, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि दोषी पुलिसकर्मी है उनको हम लाइन हाजिर कर चुके हैं और जो मुआवजा है उनको मैंने रिक्वेस्ट कर दी है कि जो नियमानुसार जो भी बनता है, अगर वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्टर्ड है, जैसा मैंने पता किया था, तो जो भी उसका राशि है वो उनको दे दी जाएगी और सरकारी नौकरी के लिए सरकार को हम यहाँ से प्रस्ताव भेज देंगे। वीर शहीदों की शहादत को आज पूरा देश नमन कर रहा है। ऐसे में झुंझुनू के शहीद स्मारक पार्क में शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित किए गए। पूर्व सैनिकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल अनिल कुमार पूनिया, एसडीएम कविता गोदारा सहित पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया है कि 40 जवानों में राजस्थान के 5 जवान भी शहीद हुए थे। पुलवामा में जो सीआरपी के जवान और अधिकारी शहीद हुए, उनकी स्मृति में आज सब यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और आम पर्सनल ऑफिसर्स रिटायर्ड हैं और सर्विस में सब यहाँ हाजिर हुए हैं और अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और शहीदों को हमको जो है याद किया है और हमारी तरफ से श्रद्धांजलि दी है। सीआरपीएफ के 40 जवान जो शहीद हुए थे, जिसमें कि 5 राजस्थान से भी थे, उनको जो है उनकी शहादत के ऊपर उनको श्रद्धांजलि के लिए हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं, जिसमें कि सीआरपीएफ के अधिकारीगण, सीआरपीएफ के रिटायर्ड बहादुर जवान और जो है जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के पूरा स्टाफ और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर श्रद्धा सुमन जो है अर्पित किए गए हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।